हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें जिसमें हमारा टॉपिक है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष प्रश्न जो बचे हुए हैं इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? तो निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो मादाएं किन्हीं कारणों से यानी जो स्त्रियां किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती हैं, उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु अंतःपात्र निषेचन विधि में डिंब और शुक्राणु का निषेचन जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब या नलियों में होता है, माता के शरीर के बाहर पैट्री पात्रों में कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर उससे बने भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? सही जवाब है ताइवान। 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के एक शोध दल के द्वारा पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया। दमकते हुए हरे प्रोटीन को सुअर के भ्रूण में डालकर 3 नर ट्रांसजीनी सुअर पैदा किए गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंजॉज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन। तो बताइए इंजॉज किसका नाम है? तो विश्व के प्रथम क्लोन जिसका नाम इंजॉज है वह है ऊंट का, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया के पहली मादा क्लोन ऊंट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी और इस क्लोन ऊंट का नाम इंजॉज रखा गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बारे में दिया गया कि दिसंबर 2017 में दुबई में ऊंटों के लिए एक खास अस्पताल खोला गया है। यह विश्व का पहला ऊंट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊंटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज का सेवा उपलब्ध कराता है। दुबई में ऊंटों को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है और उन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कथन है। देखिए, किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हुबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो उसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो सभी संदर्भों में अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं, यानी अपना पेरेंट्स के समान होते हैं। और क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। एक समान जुड़वा क्लोन नहीं होते, यानी आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते, जबकि एक जीव के 2 क्लोन समान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियंत्रण यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। पहला प्रभाव है रोग प्रतिरोध, दूसरा है वृद्धि वर्धन, तीसरा जो इसका प्रभाव है जंतु क्लोनिंग और चौथा है मानव क्लोनिंग। देखिए, इसका सही जवाब क्या है? मानव क्लोनिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है, यानी रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन और जंतु क्लोनिंग में कुछ सफलता हासिल किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसके संदर्भ में सही होगा। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग आदि पर सफलता मिल चुकी है, किंतु मानव क्लोनिंग का परीक्षण अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पहला है, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। दूसरा है, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं।
तीसरा, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। और बताइए कि इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। देखिए, डीएनए अनुक्रम के द्वारा आनुवांशिक रोग जैसे अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, म्यूटोनिक डिस्ट्रोफी तथा जीनों की अक्षमता और उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात कर उनका उपचार संभव हो सकता है। इसके द्वारा सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात नहीं हो सकते। तो दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। पहला है आनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, ठीक है, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिका प्रक्रिया और डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, इच्छित डीएनए खंड का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन और पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से इसका सीरीज होगा। तो देखिए, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी जीव से वांछित जीनों का विलगन, क्लोनन तथा किसी अन्य जीव में उसका स्थापन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रक्रिया में शामिल चरणों का जो सही अनुक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग शुरू में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए, आपका यहाँ पे जो है रिवीजन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सही इसका अनुक्रम है, जो सही चरण है, पहला है आनुवांशिक पदार्थों की पहचान करना, फिर उसका पृथक्करण करना, इसके बाद होता है डीएनए का विखंडन, फिर होता है इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, फिर होता है रुचि वाले जीनों का परिवर्धन, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण, इसके बाद होता है बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति और लास्ट में होता है प्रवाही प्रक्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं आपको बताना है। 4 कथन दिया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो कथन सही नहीं है वह है आपका ए ऑप्शन, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। देखिए, प्रश्नगत कथनों में पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर यानी पुनर्योजित डीएनए तकनीक के माध्यम से प्रक्रियात्मक गुणसूत्र नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक डीएनए ही तैयार किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, अन तीनों प्रश्नगत जो कथन है वो सही है। कथन 2, जो दूसरा कथन है यानी सेकंड नंबर जो 2 है, वह है डीएनए प्रिंटिंग और कृत्रिम जीन संश्लेषण। कथन 3 जो है क्लोनिंग और कथन 4 है जो है टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन से संबंधित सही तथ्य हैं। तो ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो बताइए, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो संबंध है किससे है। तो देखिए, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। विश्व स्तर का प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध जो है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। 23 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। डी ऑप्शन। देखिए, स्टेम कोशिकाएं भ्रूण की वे आधार कोशिकाएं हैं जिनसे आगे चलकर मानव शरीर में 210 से अधिक तरह के ऊतक बनते हैं। भ्रूण की आधार कोशिकाएं 5 से 7 दिन पुराने भ्रूण से निकाली जाती है। विकसित हो रहे भ्रूण से स्टेम कोशिकाएं निकालकर उनसे ऊतकों या अंगों का निर्माण किया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 3 कथन है। पहला है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरा कथन है, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। और तीसरा है, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। बताइए, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
तो अगर पहला कथन को छोड़ दिया जाए, दूसरा तीसरा कथन सही है। स्टेम कोशिकाएं नए औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है और स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है। क्यों? देखिए, स्टेम कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं हैं जिन्हें करने के लिए शरीर ने कई खास काम नहीं दिया है। एक स्टेम यानी तना जिस तरह शाखाएं, पत्तियां, प्रतान, कलियां, फल, फूल और बीज बन सकता है, उसी तरह स्टेम सेल्स में भी शरीर की सारी कोशिकाओं की भूमिका निभाने की जो है क्षमता होती है। ये कोशिकाएं शरीर का कच्चा माल है जिन्हें शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। स्टेम सेल उपचार के तहत जो होता है, विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्तंभ कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से कॉर्निया प्रत्यारोपण में और हृदयाघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिली है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो सही है, अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्टेम सेल जो है एक ऐसी मूल कोशिकाएं होती है जिनसे शरीर के किसी भी अंग की कोशिका को तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात किया जाए तो इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण, वयस्क तथा कार्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांशतः स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मौलिक कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर जो है काफी मतलब कि विवाद है। कारण यह है विवाद का कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधानों का विरोध होता रहा है, मगर मौजूदा दौर में इसके वैकल्पिक स्रोतों की जो है तलाश कर ली गई है जिसमें भ्रूण को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी जो है एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादों के लिए या उत्पादन के लिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, एक बी लिम्फोसाइट तथा एक माइलोमा कोशिका के संलयन से प्राप्त संकर कोशिका हाइब्रिडोमा कहलाती है। हाइब्रिडोमा क्लोनों को पात्रे कल्चर करके यानी इन विट्रो करके एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों का उत्पादन करते हैं। इसे हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी कहते हैं और इसके विकास के लिए जी कोलहर तथा, याद रखिएगा इन वैज्ञानिकों का नाम, जी कोलहर तथा सी मिल्स्टाइन को 1984 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। जी कोलहर और सी मिल्स्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक किन किन बातों पर ध्यान देगा? पहला है, देखिए, संकटापन्न वर्ग के पौधों को यह सुरक्षित रखेगा, इन बातों पर भी यह ध्यान देगा। जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। तो उपयुक्त सभी पर यह ध्यान देगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। किससे लिया गया है? तो सही जवाब है जीवाणु से। ध्यान रखिएगा, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है जीवाणु से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है जिसे जीवाणु बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के द्वारा तैयार किया गया है।
इस जीव विष का नाम बीटी है। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों को प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिससे कि इसमें कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है और इस तरह से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का इत्यादि। 29 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं से किस एक के अविष जीन का इस पारजीनी कपास में अंतरण हुआ है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है? तो वह एक जीवाणु है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कथन ए कह रहा है कि कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। कारण आर, बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन एक विशेष जीवाणु बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, संक्षेप में बीटी कहते हैं, इससे प्राप्त किया जाता है। इसकी कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरॉन, तंबाकू की कलिका की सैनिक कीट है, और इसके बाद है डिप्टेरॉन, मधुमक्खी इत्यादि को मारने में सहायक है। विशिष्ट बीटी जीव विष इस विशेष जीवाणु से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में यानी कॉटन में समाविष्ट किया जा चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो बीटी बैंगन है, ठीक है, बीटी बैंगन आनुवांशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैंगन की एक नई जो है किस्म है। इसमें बैंगन में यानी जो बीटी बैंगन है इसमें बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन को निवेशित किया जाता है, क्राई1AC। इसको ध्यान रखिएगा, इसको निवेशित किया जाता है जिससे एक प्रकार का बीटी टॉक्सिन उत्पन्न होता है जो बैंगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटों तथा ब्रिंजल फ्रूट बोरर, सूट बोरर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, और इस प्रकार बीटी बैंगन के विकास का उद्देश्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बीटी बैंगन है क्या है? आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बीटी बैंगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? पहला जो कारण दिया गया है कि बीटी बैंगन की रचना इसके जीनों में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। दूसरा है बीटी बैंगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। तीसरा है एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चौथा है यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रवेश से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। तीसरा और चौथा जो कथन है इसके संदर्भ में सही है। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो है मिट्टी में पाया जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। इसमें पाया जाने वाला एक विशेष जीन क्राई1AC यदि बैंगन में निवेश कर दिया जाए तो वह एक विष उत्पन्न करता है जो बैंगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटों जैसे ब्रिंजल फ्रूट बोरर के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होती है। बीटी बैंगन फसल सुरक्षा के दृष्टि से अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी आशंका है कि बीटी बीज से मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए जब जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने बीटी बैंगन की व्यवसायिक खेती के लिए अक्टूबर 2009 में अनुमति प्रदान की तो इसे लेकर जनाक्रोश इतना भड़का
कि अंततोगत्वा सरकार ने जो है 9 फरवरी 2010 को इसकी खेती के लिए फिलहाल स्थगन की घोषणा कर दी। तो 2010 को इसकी जो है इस खेती के लिए बीटी बैंगन को जो है मतलब कि अब जो है इसका खेती अभी तक नहीं होगा, यानी इसकी स्थगन की घोषणा कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। दूसरा है, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं और पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तीसरा है, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक श्रेणी का जो है अभाव होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए और बी जो है इसके संदर्भ में सही है। देखिए, फ्लेवर सेवर एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है। यह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उत्पादित पहली ऐसी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस टमाटर में ऐसा जीन डाला गया था जो पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रहकर पक सकते हैं, जिससे उनमें अधिक स्वाद होता है। साथ ही बाजार में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान वे दृढ़ रहते हैं। पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से एथिलीन के द्वारा पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एथिलीन के द्वारा पके टमाटरों में रंग तो आ जाता है, लेकिन पौधे पर पके टमाटरों जैसे पूर्ण स्वाद नहीं आ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 नंबर है, भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड सरसों या जीएम सरसों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको विचार करिए, इस पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी केवल दूसरा कथन जो है सत्य है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के वैज्ञानिकों ने जीएम सरसों का विकास किया है, जिसमें एक मृदा जीवाणु से 2 जीन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसमें पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ये जीन पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोधन का गुणन नहीं देते हैं, इसीलिए बी अभिष्ट उत्तर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। दूसरा है, कोशिका द्रव्यीय नर बंध्यता। और तीसरा है, जीन निर्वता। उपयुक्त में से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा, यानी कोशिका द्रव्यीय नर बंध्यता और जीन निर्वता। इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है कोशिका द्रव्यीय नर बंध्यता, जीन निर्वता। मुकुलन एवं रोपण जो है पादपों की आनुवांशिक संरचना नहीं बदलती। मुकुलन एवं रोपण से पादपों की आनुवांशिक संरचना नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किन की कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। ये तीनों जो है इसके संदर्भ में सही जवाब है। तो डी ऑप्शन यानी आपका सही ऑप्शन होगा। बैसिलस थ्रिंजिएंसिस जो है एक जीवाणु है जिसका प्रयोग जैव कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। विवेरिया बेसियाना नामक कवक भी एक प्रमुख जैव कीटनाशक है। जैव कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पुष्पीय पादप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नीम है। जैव कीटनाशकों का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनके अवशेष बायोडिग्रेडेबल होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा बैसिलस थ्रिंजिएंसिस। बीटी या बैसिलस थ्रिंजिएंसिस मृदा में पाए जाने वाला 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। यह अपने जीवन काल की कुछ अवस्था में कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय किसान है, जो इंडियन फार्मर है, टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है। क्या संभावना होती है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की। अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की जो है मतलब इसके प्रवेश से असंतुष्ट है।
टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से जो असंतुष्ट है, जो बातें असंतुष्टि के कारण हुए अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की संभावना होती है। इसमें एक त्रिजीनों की श्रृंखला डाली जाती है, तब जाकर किसी भी फसल में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कार्य करती है। प्रथम जीन भ्रूण की जो है अंकुरण क्षमता को पूर्णतः समाप्त कर देता है। यह जीन कब सक्रिय हो इसका नियमन याद रखिएगा, रिकम्बोनाइज एंजाइम करता है। रिकम्बाइनेज एंजाइम करता है, जो दूसरा जीन पैदा करता है। कभी कभी जल्दबाजी में कुछ प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यह जीन कब सक्रिय हो इसका नियमन कौन करता है? रिकम्बाइनेज एंजाइम, जो दूसरा जीन पैदा करता है। तीसरा जीन रिकम्बाइनेज का नियंत्रण करता है। टर्मिनेटर तकनीक के माध्यम से एक फसल के बीजों में डाले जाने वाला जीन बीजों को बंद कर देता है, जिसमें टर्मिनेटर जीन वाले बीजों का किसानों के द्वारा बुआई के लिए एक ही बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये असंतुष्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देशों के द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। तो विकसित देशों के द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक क्या उपलब्ध कराती है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जैव तकनीकी के द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए है? टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए है? तो ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंध्याग्रस्त होते हैं, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 3 कथन है। पहला है, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, और किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन जो है इसके संदर्भ में सही है। किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश हाइपर स्पेक्ट्रल तथा मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक के द्वारा उपग्रह से आंकड़े प्राप्त कर ज्ञात किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, जिसे SWIR कहते हैं, इसके बाद थर्मल इंफ्रारेड TIR और मर्लिन लीडार, ठीक है, आदि तकनीकों से विभिन्न स्थानों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की जो है मात्रा का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार थर्मल इंफ्रारेड के माध्यम से भूपृष्ठ तापमान का भी मापन किया जाता है। तो तीनों जो कथन थे इस प्रश्न के संदर्भ में सत्य हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार या एक परजीवी किस्म का जो है यह पौधा है, जिसे ब्रूम रेपेस वीड कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओरोबैंकी खरपतवार या ब्रूम रेप्स वीड एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि टोबैको के अलावा आलू और टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। इसके विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है, यानी ट्रांसजेनिक पादप है? सही जवाब है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से तैयार किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण आर है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो कि यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसके बारे में कुछ
इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो सुनहरी धान है या गोल्डन राइस है, जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है जिसके जन्मदाता पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है। तो याद रखिएगा, प्रोफेसर इंगो प्रोटेक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है इसके जन्मदाता यानी गोल्डन राइस का। इस चावल का रंग सुनहरा यानी गोल्डन होता है। इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा यह विटामिन नेत्रों के लिए अति आवश्यक है। यानी सबसे ज्यादा विटामिन ए किसके लिए जरूरत है, तो नेत्रों के लिए, आंखों के लिए, यानी विटामिन ए की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धान अनुसंधान के क्षेत्र में यह जो है अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद 47 नंबर है गोल्डन चावल है। गोल्डन चावल जो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है बीटा कैरोटीन। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद है 49 नंबर, सुनहरा धान में प्रचुरता है किसकी? सुनहरा धान में गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस ओरिजा सैटिवा चावल की जो है एक किस्म है। याद रखिएगा किसका एक किस्म है? ओरिजा सैटिवा चावल की। और इसमें आयरन, जिंक, विटामिन ए जैसे तत्वों की जो है प्रचुरता होती है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है। 50 नंबर है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसकी? तो गोल्डन चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 51, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसकी? तो गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए की। और 52 भी सेम क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? विटामिन ए की। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बचे हुए शेष प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।